सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं। इसको बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इस पूरी क्लास को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। यहाँ से डेफिनेटली हर एक टीचर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि अदर स्टेट जो कि टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हैं और यहाँ से हर प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हम कवर अप करने के लिए देखेंगे। देखिए, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले हम ये देख ले कि किस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, रीट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, या कि अदर कोई भी स्टेट जो भी टीचर एलिजिबिलिटी के एग्जाम या कि टीचिंग जॉब से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। यदि आप स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए तो डेफिनेटली ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं इस क्लास में। सो डेफिनेटली ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहें इस क्लास को। और इस क्लास को हम किस प्रकार से जानेंगे समझेंगे, तो देखिए मुख्य जो टॉपिक है ना, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम की, शिक्षण की यानी पढ़ाने की और अधिगम की यानी सीखने की जो बेसिक मूलभूत प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, इन चीजों को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने के दौरान किन पॉइंट्स के आधार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो इस प्रकार से होगी कि व्हाट इज टीचिंग, बेसिकली शिक्षण यानी टीचिंग, पढ़ाना है क्या। ठीक, आफ्टर दैट हम देखेंगे टीचिंग एज अ प्रोसेस, यानी बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, या कि बहुत सारे शिक्षणविद हैं, उन्होंने इसको एक डिबेट है इसके बीच में कि टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस और टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इन सब चीजों को कि द्विध्रुवीय शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इन चीजों में क्लियरिटी लेंगे। किसने द्विध्रुवीय प्रक्रिया को सपोर्ट किया या कि प्रपोज किया, किसने ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात की, इन चीजों की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण यदि एक प्रक्रिया है तो कौन से स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है, और यहाँ से बेसिकली किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो ये ओवरऑल जो सिलेबस है ना, जो ये पर्टिकुलरली टॉपिक है ना, तो ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग टीचिंग की और एजुकेशनल साइकोलॉजी की बने। ठीक, तो हम स्टेप्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के पढ़ाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न 3 टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी अपने भारत में 3 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें यदि हम सरलतम रूप में देखें तो हम देखते हैं कि देयर इज 3 टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हम देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनको एक एक इन डेप्थ और ओवरऑल इन सब चीजों की डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो ओवरऑल टॉपिक है कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये इन 5 बिंदुओं में खत्म नहीं होता। इसको और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिसकी हमें चर्चाएं अभी करनी बाकी है। हम उस इसी क्लास का हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें और जैसे कि माइक्रो टीचिंग्स क्या है और भी बहुत सारी बातें हैं इस पर्टिकुलरली टॉपिक से, हम उन चीजों को कवर अप करेंगे। तैयारी देखिए इस प्रकार से करनी है कि कोई भी क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलरली क्लास से छूटना नहीं चाहिए। हमें नो प्रॉब्लम कि हमें इसमें 1 क्लास रखनी है, 2 क्लास रखनी है कि 3 क्लास रखनी है। हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो इन डीप होगी, जिससे हमें किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार के इश्यूज नहीं आए। इसी कोर ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला बात सीखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली टीचिंग। तो यदि मुझसे पूछे कि शिक्षण यानी टीचिंग क्या है, तो देखिए
टीचिंग फॉर मी इज मेडिटेशन, फॉर मी इज वर्शिप। मेरे हिसाब से टीचिंग एक सेटिस्फाइंग जॉब है। हमें इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि एज अ प्रोफेशन हमने टीचिंग नहीं चुना, किसी एक अल्टीमेट पावर ने, किसी पावर ने हमें चूज किया है कि हम टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, और जो सबसे ज्यादा पवित्र काम इस दुनिया का माना जाता है उसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उस यूनिवर्स का जिसने हमें चूज किया कि एज अ टीचर फॉर मी टीचिंग इज मेडिटेशन, टीचिंग इज एंटरटेनमेंट, हमारे लिए एक एंजॉय का माध्यम है, एक एक अपने आत्मसंतुष्टि के कार्य करने की प्रक्रिया है। पर ज्यादा इमोशनल न होके यदि थ्योरेटिकल बातों की बात करें कि सैद्धांतिक रूप से हम शिक्षण को क्या कह सकते हैं, तो बेसिकली क्या है, टीचिंग इज अ प्रोसेस, शिक्षण एक प्रक्रिया है। सीधी सी बात, टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग इज द प्रोसेस, यानी शिक्षण एक प्रक्रिया है। बेसिकली प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, किसी स्कूल के एक क्लासरूम में। यह प्रक्रिया एक टीचर और कुछ विद्यार्थियों के बीच उनके किसी नॉलेज, किसी विजडम और किसी ट्रेनिंग आदि को संपन्न करने में जो भी टीचर का विजडम है और उसके बीच में जो जिस प्रकार के टूल्स, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, वो पेन हो, चाहे चौक हो, या कि यदि प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल या कि लैब की चीजें हैं, तो जो भी पर्टिकुलरली विशेष इक्विपमेंट यूज होता है, उन सब तीन चीजों की, यानी शिक्षक, विद्यार्थी और इन चीजों को एक पर्टिकुलरली नॉलेज, ज्ञान, विजडम, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए जो बीच का इक्विपमेंट यूज होता है, जिसको शिक्षक एक अपने तरीके से चीजों को आगे फर्दर बढ़ाता है और अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने टीचिंग प्लानिंग के हिसाब से, अपने उस पर्टिकुलरली एकेडमिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस जिस प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है या कि पूरा करता है, उसको बेसिकली शिक्षण यानी पढ़ाना, शिक्षण बोल सकते हैं, उसको टीचिंग बोल सकते हैं। एक अंग्रेजी का है, बड़ी अच्छी से डेफिनेशन है। यदि आपको इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इंग्लिश में है तो आपसे देख सकते हैं कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड। यहाँ पे क्या बात फोकस की गई है कि अटेंडिंग टू पीपल्स मीन स्टूडेंट। यहाँ पे आम आदमियों की बात नहीं की जा रही, शिष्य या स्टूडेंट्स की बात की जा रही, यानी बच्चों की आवश्यकताओं को अटेंड करना, उनको उनकी जरूरतों को समझना, उनके एक्सपीरियंस और उनकी भावनाओं को इंटरवीन करना, और इस प्रकार से चीजों को एक्सप्लोर करना, इस प्रकार से एक्सप्लेन करना कि जो हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो गोल, एकेडमिक गोल दिया गया है, उससे आगे चीजें जाके निकले, उससे बेहतरीन, उससे भी ज्यादा अच्छा परिणाम एज अ टीचर हमें देना चाहिए। तो बेसिकली कुछ बातें टीचिंग से एब्सोल्युटली हो चुकी हैं। अब एक जो पर्टिकुलरली डिबेट आती है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस, नो डाउट अबाउट इट, टीचिंग इज प्रोसेस, वी आर एग्री, यू आर एग्री, नो डाउट अबाउट इट। बट देर इज टू डिफरेंट स्कॉलर फ्रॉम अमेरिका। दो अमेरिकन विद्वान हैं और अपने अपने समय के विद्वान हैं। उन्होंने, एक ने बोला है कि टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, एक ने बोला है कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो चीजें डेफिनेटली क्लियर होगी। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बोथ आर अमेरिकन स्कॉलर, यानी दोनों अमेरिकन विद्वान हैं। एक का नाम है एडम्स, जो ये है, इनका नाम है एडम्स, ये एडम्स है, और ये है जॉन डीवी। ये है जॉन डीवी, बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट है। इन्होंने एजुकेशन के बारे में जो एक बड़ा फेमस कोटेशन दिया है, वर्ल्ड वाइड कंसीडर किया जाता है, वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस कोटेशन है कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रोसेस, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इन्होंने शिक्षा के बारे में बोला है कि शिक्षा कोई प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा खुद में जीवन है। इनका ये वाला कोट बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली एडम्स भी अमेरिकन विद्वान है और इन्होंने क्या कहा है कि टीचिंग यानी शिक्षण क्या है, बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर का हिंदी होता है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, दो ध्रुव। अब देखिए, पर्टिकुलरली हमें शब्दशः नहीं जाना, हमें शब्दों में नहीं जाना, हमें इसके बैकग्राउंड की जो सोल है, जो बैकग्राउंड में बातें सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं एडम्स,
उसको समझना है कि टीचिंग इज बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर मतलब दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, और इसमें दो ध्रुवीय, एक क्या होगा शिक्षक जो कि शिक्षा देने वाले हैं, और दूसरा दो हो गए विद्यार्थी स्टूडेंट। शिक्षक आप जैसे बेहतरीन टीचर्स हो सकते हैं जो हमेशा से एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने समझने का प्रयास करते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और उस हिसाब से अपनी जो टीचिंग का है उसको प्लान करते हैं। तो आप हो जाएंगे फर्स्ट पोल, और जो आपके स्टूडेंट होंगे बेहतरीन, वो जैसे भी होंगे बेहतर तो आप बना ही देंगे, ठीक, वो होंगे दूसरे। तो अकॉर्डिंग टू एडम्स, टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, यानी दो ध्रुव है जिसमें एक शिक्षक है और दूसरे विद्यार्थी हैं। आई होप ये चीजें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये जो राइट साइड में है इनका नाम है जॉन ड्यूई। ये एक अमेरिकन विद्वान है, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री है। इन्होंने एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बेहतरीन काम किया है। पर इनका मानना क्या है कि एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यदि शिक्षा कोई बिल्डिंग होती तो उसके तीन कॉलम्स होते, तीन ध्रुव होते, तीन पोल होते, और वो तीन पोल क्या होते, एक तो ऑब्वियसली टीचर, दूसरा ऑब्वियसली स्टूडेंट, और तीसरा इन्होंने मिडिल की चीजें कल्चर रखा है, सोसाइटी रखा है। देखिए अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, आप इसमें मध्यस्थ में लिख लीजिए संस्कृति, ठीक है। इसमें आप रख लीजिए सिलेबस रख लीजिए, इसमें आप क्यूरिकुलम रख लीजिए, पाठ्यचर्या रख लीजिए। क्योंकि बेसिकली कहीं भी जब टीचिंग होगी, यानी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस संपन्न होगी, तो उसमें एक शिक्षक होंगे जो पढ़ाएंगे और कुछ विद्यार्थी होंगे कि जो सीखेंगे। पर टीचर हमेशा से बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं होता कि वो कुछ भी पढ़ाएगा। एक पर्टिकुलरली पाठ्यक्रम होगा, क्यूरिकुलम होगा, उसमें क्यूरिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज डिफाइन होगी, प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर होगा। अब जिस देश और जिस संस्कृति का एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के चाल ढाल, वहाँ के रहन सहन, इन सब चीजों से डीपली प्रभावित होगा। तो इसको जॉन ड्यूई ने तीसरा पोल बताया है कि एक होगा एजुकेशन जिसमें टीचर होंगे, और दूसरा पोल होगा जिसमें होंगे स्टूडेंट। पर तीसरा होगा तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की अभिव्यक्ति का माध्यम, वहाँ की हिस्ट्री, मल्टीपल चीजें होंगी, जो कि एक तीसरा पोल होगा, जो कि ऑब्वियसली है ही। जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया की और पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ज्यादा सिमिलर है, पर पाकिस्तान का जो हिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारी चीजों को वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, और हम अपनी संस्कृति के हिसाब से चीजों को अलग तरीके से सीखते जानते हैं। तो एक ही कंटेंट को अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से कैसे चेंज होती है, इन चीजों को कहीं ना कहीं जॉन ड्यूई ने जाना समझा और इसको तीसरा पोल बताया। तो ये डिबेट उम्मीद करता हूं कि क्लियरिटी की ओर गई होगी कि भाई शिक्षक और विद्यार्थी के अलावा भी वहाँ की संस्कृति, भाषा, सिलेबस, क्यूरिकुलम, ये चीजें भी तीसरा महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, और ये तीसरा पोल होती है, जैसा कि जॉन ड्यूई मानते हैं। और यहाँ से ना कई बारी डायरेक्ट क्वेश्चन आता, हु सेज दैट, यहाँ से कभी ना कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन चीजों को हमें याद रखना है। फिर स्टेप्स ऑफ टीचिंग, यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि टीचिंग इज अ प्रोसेस, यानी शिक्षण यदि एक प्रक्रिया है, तो जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इस चीज को यदि हम सिंपल सी बात, यदि फैन के चलने के स्टेप से देखें, तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी यदि अवेलेबल होती है तो हम स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं
तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है उस फैन तक जाता है, उस मोटर तक जाता है वो, और अपनी जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होती है वो करती है, फिर फैन घूमना। तो स्टेप 1 क्या होगा कि हमें स्विच का ऑन करना है। स्टेप 2 हो सकता है कि जो वो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, वहां तक पहुंचना, स्टेप 2 होगा। और स्टेप 3 क्या होगा कि उसकी जो विंग्स होगी वो घूमने लग जाएंगी। इसी प्रकार यदि टीचिंग यानी शिक्षण यदि एक प्रोसेस है, यदि एक प्रक्रिया है, तो इसके जो स्टेप्स हैं तो मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, पर बहुत सारे शिक्षा शास्त्री इस बात से सहमत है कि देयर इज 3 मेजर स्टेप ऑफ टीचिंग। और वो 3 मेजर स्टेप कौन से हो सकते हैं? प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव या कि फीडबैक स्टेज। इसको हिंदी में बताऊं तो क्या होगा कि देखिए, जो प्री एक्टिव स्टेज है मतलब पूर्व सक्रिय की अवस्था, एक स्टेज होगी जब टीचर सक्रिय नहीं होगा। फिर इंटरएक्टिव स्टेज, इंटरेक्शन का मतलब होता है आदान प्रदान, जब टीचर अपने कुछ विचारों को अपनी विषय वस्तु के हिसाब से अपनी बातों को रख रहा होगा और जो विद्यार्थी होंगे उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जो छोटे छोटे क्यूरियोसिटी होती है उसको पूछ कर अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे होंगे, उसको बोलेंगे इंटरएक्टिव फेज। आफ्टर दैट आती है पोस्ट एक्टिव या कि फीडबैक फेज, जिसमें टीचर ये पता कर रहा होता है कि बेसिकली उसने जो भी कंटेंट डिलीवर किया इस 40 मिनट 50 मिनट जितने भी वक्त की वो क्लास थी, वो पूरा कंटेंट टीचर ने अपने जो भी एफर्ट डाले उसमें विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचा। वो फीडबैक के माध्यम से, उस पर्टिकुलर कंटेंट में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, मल्टीपल तरीके होते हैं, हम सभी ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखे हैं, जाने समझे हैं। तो यदि हम फर्स्ट में आए थोड़े सा, प्री एक्टिव स्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड होते हैं, तो हमें बताता है लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान यानी पाठ योजना बनाना। आप कोई भी क्लास बिना प्रिपरेशन के नहीं जा सकते। जिस प्रकार से कोई भी युद्ध बिना प्रिपरेशन के नहीं जीता जा सकता, उसी प्रकार जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो पर्टिकुलरली कंटेंट जिस लेवल में आप डिलीवर करना चाहते हैं, उसकी आपको डेफिनेटली तैयारी करनी होती है। और तैयारी को ही बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज, जिसमें आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं, आप कंटेंट रिवाइज कर रहे होते हैं, जो आपकी रेफरेंस बुक होती हैं, जो रेफरेंस बुक होती है उनको पढ़ रहे होते हैं। आपको क्लास 10th का मटेरियल को डिलीवर करने के लिए आप एमए मास्टर्स लेवल के कंटेंट को एक बार ही दोहराते हैं, ताकि उस विषय की उस गहराई तक पहुंचा जा सके कि बच्चों को और आपको दोनों को संतुष्टि हो कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ क्लास में जाना गया है, कुछ समझा गया है। उस सिचुएशन को बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। यानी क्लासरूम में एक टीचर इंटर करने से पहले जो कुछ भी करता है, वो लेसन प्लान बनाता है, वो अपने कंटेंट की तैयारी करता है, उसको प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं। मॉडर्न तरीके में वो पीपीटी बनाते हैं, ऑडियो विजुअल्स खोजते हैं, टीचिंग एड्स की तैयारी करते हैं, व्हाट एवर प्रोसेस एज ए टीचर जो करते हैं क्लासरूम में इंटर होने से पहले, उसको प्री एक्टिव स्टेज कहता है। इंटरएक्टिव स्टेज, टीचर क्लासरूम में अंदर आते हैं और यदि वो क्लासरूम टीचर नहीं है, आपके अटेंडेंस नहीं लेते हैं, तो एक विषय वस्तु में क्यूरियोसिटी जगाने वाले प्रश्नों से लेकर पूरी इंटरेक्शन यानी उस लेसन को डिलीवर करना, यदि प्रैक्टिकल सिचुएशंस है तो अपने प्रायोगिक टूल्सों के माध्यम से डेमो करके, कुछ बच्चों के पार्टिसिपेशन से करके, मतलब ओवरऑल जो क्लास चलती है उसको इंटरएक्टिव फेज बोलते हैं। आफ्टर दैट जो पोस्ट एक्टिव फेज होती है, उसमें टीचर्स अपनी जो एफर्ट डाले हैं ना, उनको चेक करते हैं कि आखिर हमने कितना बताया, कितना पढ़ाया और बच्चों तक कितना पहुंचा। एक पीछे बेंच में भी बैठा हुआ बच्चा हमारी बातों को सीख पाया कि नहीं सीख पाया, इन सब चीजों को जानने समझने की प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। यानी आपका इंटरेक्शन, यानी आपने जो भी आपका कंटेंट था, जो भी आपका विषय वस्तु था, सब्जेक्ट मटेरियल था, वो आपने डिलीवर कर दिया। आफ्टर दैट जस्ट यू आर क्यूरियस टू नो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट आई वांट टू डिलीवर विथ आवर स्टूडेंट, हमने कितना डिलीवर कर पाए,
हमने कितना डिलीवर कर पाए, कितने परसेंट स्टूडेंटों को ये इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करने में सफल हुए। इन चीज़ों की जो बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, या बहुत सारे फीडबैक के माध्यम से, इवन छोटे छोटे कुछ रिटन एग्जाम के माध्यम से, छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से ये प्रक्रियाएं होगी पोस्ट एक्टिव फेज का, या कि पोस्ट एक्टिव या फीडबैक फेज का हिस्सा होता है। आफ्टर दैट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कार्य के क्या ऑब्जेक्टिव यानी क्या उद्देश्य होते हैं, इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे शिक्षण का हो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। जब हम सर्वांगीण शब्द यानी ओवरऑल वर्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण शब्द का यूज करते हैं, तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, जो भी उसके जीवन के अलग अलग पक्ष है उसमें एक संतुलित विकास करे। और एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उनको एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बना के समाज को भेजें। वो नागरिक चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, या कि आर्टिस्ट बन जाए, एक्टर बन जाए, ड्रामा करें, व्हाट एवर करे, पर उनमें बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, बेसिक सिविक वैल्यूज यानी अच्छे नागरिक बने। वो देश के नियम को, समाज के नियम, कायदे कानून को, मर्यादाओं को पालन करें। एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। तो ये एक शिक्षक का तो कोर ऑब्जेक्टिव होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर, देखिए हमेशा से कोई भी टीचर जो स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी को इग्नोर नहीं करता, उसकी इम्पोर्टेंट को कभी कम नहीं आंकता, और हमेशा से अपने सब्जेक्ट मैटर में कमांड रखता है, और जब भी अपनी क्लास में जाता है, अपने कंटेंट डिलीवर करता है, तो उसको एक चीज मिलती है, सेटिस्फेक्शन। वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि हाँ उसने 100% अपने एफर्ट डाले हैं। उसके हिसाब से फीडबैक भी पॉजिटिव आता है, यानी बच्चों को भी आनंद आएगा, टीचर को पढ़ाने में भी आनंद आएगा। आफ्टर दैट यदि देखें तो एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये तो इंटरेक्टिव फेज, जैसे कि हमने अभी देखा कि इंटरेक्टिव फेज की बात है कि एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट, एनालिसिस सिंथेसिस, अपने पर्टिकुलरली विषय वस्तु को अन्य विषय वस्तुओं से कनेक्ट करके अलग अलग उदाहरण देके, दैनिक जीवन के उदाहरण देके बताना, चीजों को एनालिसिस करना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना, माइक्रो एनालिसिस करना, यानी छोटी छोटी बातों की भी डिटेल्ड जानकारी देना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है टीचर को। यानी टीचर इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो कि इस विषय वस्तु को डिलीवर करते वक्त मैंने ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसे पॉइंट को नहीं इधर उधर जाने दिया जो इस क्लास को पढ़ाने बताने के लिए जरूरी था। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद यदि देखें एनालिसिस के बाद, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ, हमें इस प्रकार के जो भी हम नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्किल्स, जो भी वैल्यूज हम अपने सब्जेक्ट मैटर के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, तो हमें हमेशा इस बात के लिए कॉन्शियस होना चाहिए एज अ टीचर कि जब ये हमारा बच्चा, जब हमारा स्टूडेंट वास्तविक जीवन में जाएगा, अपने घर परिवार की लाइफ में जाएगा, या कि जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, तो उसको उस सिचुएशन में ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार से काम आएगी, किस प्रकार से हेल्पफुल होगी। तो हमेशा टीचिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान, ये स्किल बच्चे के, स्टूडेंट के प्रैक्टिकल लाइफ में भी उपयोगी हो। अनुपयोगी चीजें, इररेलेवेंट चीजें हम कंस्टेंटली ना पढ़ा सके। फिर इवेल्युएशन, जैसे कि मैंने बताया ही है कि इंटरेक्टिव फेज के बाद जो आफ्टर इंटरेक्टिव फेज जो आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, यानी बच्चों ने कितना सीखा
और एक टीचर ने कितना सिखाया, दोनों किस हद तक, सिखाने में कितना सफल हुआ टीचर और सीखने में कितने सफल हुए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। स्टैंडर्ड्स यानी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हमेशा एजुकेशन के, टीचिंग के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। यानी आप पहले तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करिए, एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए अपने टॉपिक से रिलेटेड कि बच्चों के अंदर खुद क्यूरियोसिटी जागे, खुद जिज्ञासा जागृत हो कि वो उस चीज को पढ़ने के लिए अंदर से उत्साहित हो। आपने ये वाली तो कहावत सुनी ही होगी कि एक घोड़े को एक व्यक्ति आसानी से तालाब तक ले जा सकता है, पर 10 व्यक्ति भी उस घोड़े को तालाब में पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते यदि घोड़ा पानी पीने के लिए इच्छुक नहीं हो। यानी इच्छा, क्यूरियोसिटी जगाना, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर में कमांड कर पाना, जो चीजें प्रैक्टिकल है उनको थ्योरेटिकल बता के टाइम पास न करना, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करना भी टीचिंग का यानी शिक्षण का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा भी मैं ये इस बात की गारंटी नहीं देता, इस बात के लिए एग्री नहीं हूं कि मैंने हर एक वो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए मैंने कवर अप किया है, पर इससे आपकी बेसिक रफ अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डेवलप होगी कि ये स्टैंडर्ड्स होते, ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनके अलावा भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या कि होते ही हैं टीचिंग के, उसको हमें हमेशा सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर अप करने का, जानने समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। आफ्टर दैट 3 टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि अपने भारत में 3 टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। फर्स्ट यदि हम देखें फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने 98% इंडिविजुअल्स ने सामान्य फॉर्मल एजुकेशन से, जहाँ पे एडमिशन होता है, जहाँ पे कोई शिक्षा मंडल होता है, यानी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का माध्यमिक शिक्षा मंडल हो या कि सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, मतलब वो ये तय करता हो कि क्या पढ़ाया जाना है, कब पढ़ाया जाना है, कब एग्जाम लेना है, किस प्रकार से एग्जाम लेना है, किस प्रकार से सर्टिफिकेट देना है, कितने नंबर वाले को कितना ग्रेड देना है, कौन सा ड्रेस कोड होना चाहिए, कब बच्चे आएंगे, कब बच्चे जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी टेक्स्ट बुक होगी, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल, सामान्य स्कूल, कॉलेजेस में फॉर्मल एजुकेशन होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियरिटी हो गई होगी। आफ्टर दैट होती इनफॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा से हर एक वो चीज विद्यालय में ही सीखे हैं, हमने इनफॉर्मली भी बहुत सारी चीजें हैं, अनौपचारिक हिंदी में बोलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन हमने अपने मित्रों से देखा है। देखिए, मित्र कोई बेहतरीन बुक पढ़ रहा है, हमने देखा अच्छा आपने ये बुक पढ़ी, ठीक, आपने चाणक्य नीति पढ़ी, आपने कोई मोटिवेशनल स्पीकर के कुछ जो बेहतरीन बुक्स होती हैं उनको पढ़ा, आपने कोई अदर स्टोरीज की कुछ नॉवेल पढ़ा, तो वहां से इनफॉर्मल कोई सिलेबस नहीं है, कोई क्यूरिकुलम नहीं है। आपने ड्रेसिंग सेंस हो सकता है अपने फ्रेंड से, डिफरेंट फ्रेंड से सीखी हो सकता है आपने ड्रेसिंग सेंस अपने टीचर से सीखी हो कि किस प्रकार से कपड़े पहनना, किस प्रकार से कोट पहनना, किस प्रकार से टाई लगाना। ये जब हम अपने इन्वायरमेंट से मल्टीपल चीजें सीखते रहते हैं, एक्वायर करते रहते हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। आफ्टर दैट एक तीसरी चीज होती है, उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं ओपन बोर्ड, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट में एक, जैसे मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विश्वविद्यालय, बहुत सारे स्टेट में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि जब आप रेगुलर क्लासेस यानी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, ड्यू टू योर जॉब, ड्यू टू योर मैरिज लाइफ, ड्यू टू योर फैमिली लाइफ, ड्यू टू योर बिजनेस इश्यूज, पर आप पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, आप अभी भी सीखना चाहते हैं, आप अभी भी डिग्री एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इग्नू से बहुत सारे जो दूरवर्ती विश्वविद्यालय होते हैं कि दूरवर्ती कोर्स है, वहां से आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और नो डाउट आप सबने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखा है, तो इसमें इन डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंग्लैंड से कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, जो लोग वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पाए। अब कहते ही है ना
कि आवश्यकता यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता ऐसी हुई कि इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जिससे नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड से लेकर पूरे विश्व में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। वो बात दूसरी है, पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप चीजें समझ गए होंगे। बेसिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक शिक्षण में यानी शिक्षण में टीचिंग में आप जो कहना चाहें कह लीजिए, चर होते हैं, शिक्षण के कुछ चर होते हैं। मैं सोचता हूँ इनको भी यहीं पे कवर अप कर लिया जाए, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं कवर अप। तो शिक्षण के चर होते हैं ना। अब चर कैसे? आश्रित, शिक्षण के कुछ चर होते हैं। पहला होता है आश्रित, फिर होता है मध्यस्थ और तीसरा होता है स्वतंत्र। जब टीचिंग चल रही होती है तो एक चर होता है आश्रित, और आश्रित में होता है हमेशा स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षक है, सॉरी विद्यार्थी, स्टूडेंट। विद्यार्थी क्या है? आश्रित। वो कैसे है आश्रित? भाई एक स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि साइंस की क्लास में कौन से चैप्टर होने चाहिए, कौन से चैप्टर नहीं होने चाहिए, किस प्रकार से, यानी उसको मूवी के माध्यम से सीखना है, स्टोरी के माध्यम से सीखना है, या कि पर्टिकुलरली लेक्चर मेथड से सीखना है। विद्यार्थी के हाथ में ये सब चीजें नहीं होती। इसलिए टीचिंग में विद्यार्थी को आश्रित चर बोला जाता है। भले ही हम टीचर स्टूडेंट सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का हिस्सा है, पर आज भी टीचिंग की प्रोसेस में यानी शिक्षण के प्रोसेस में विद्यार्थी एक आश्रित चर माना जाता है। फिर तीसरे को डिस्कस कर लेते हैं, तो दूसरा डिस्कस करना आसान होगा। फ्री, स्वतंत्र। शिक्षक, यहां पे आते हैं शिक्षक। ये कहने को तो स्वतंत्र चर है, ठीक है, कहने को तो स्वतंत्र चर है, पर बहुत सारी बातों में शिक्षक भी स्वतंत्र नहीं होते। अब शिक्षक भी सिलेबस तो डिसाइड नहीं कर सकते, पर हाँ शिक्षक के पास ये जरूर पावर है कि उस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट कंटेंट को, विषय वस्तु को किस प्रकार डिलीवर करना है, स्टोरी के माध्यम से बताना है, उसको ग्रुप और ड्रामा के माध्यम से सिखाना है, गा के बताना है, वीडियो दिखा के बताना है, या कि कुछ पहले कोई मूवी दिखाना है और उसके बाद बताना है। तो इसलिए टीचर को स्वतंत्र चर माना जाता है। और इसके बीच के जो चर होते हैं मध्यस्थ, मीडिएटर्स। और मीडिएटर्स क्या होते हैं? सोसाइटी, समाज, विद्यालय, सिलेबस, क्यूरिकुलम, ये सब चीजें मध्यस्थ चर का हिस्सा होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अलग अलग जो बातें अपनी इस क्लास में हुई हैं, जो बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में, कि भाई शिक्षण क्या है यानी टीचिंग क्या है। फिर हमने देखा है कि टीचिंग एज अ प्रोसेस डीप यानी बाइपोलर है या ट्राइपोलर है। स्टेप्स यानी क्या चरण हो सकते हैं, शिक्षक के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और 3 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल या कि नॉन फॉर्मल, इन सब चीजों की हमने बात की है। फिर शिक्षण के कुछ चर है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। इन सब चीजों को इन डीप डिस्कस किया है और एक एक करके डिस्कस किया है, किसी चीज को मिक्स नहीं करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं रूप कुमार, और ऐसी ही क्लासेस डेफिनेटली अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से आती रहेंगी। आप टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेफिनेटली कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक में समस्याएं आती हैं। यदि क्लास में आनंद मिलता है और आपको क्लास में वैल्यू फीलिंग होती है कि आपने कुछ, आपकी लाइफ में कुछ प्रिपरेशंस में वैल्यू एड हुई है, तो आप टेट एजुकेटर को लाइक कर दें, 1-2 मित्रों के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन क्लासेस जब भी आए तो आपके पास मिलती रहे।